हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 27 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका पेपर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। यदि आपने इससे पहले के 2021-22 वाले पेपर्स भी नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। उस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, स्टोरी अपलोड करती हूँ जो आपके जीवन को बदल देंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एन एक्ट पैसेज को पढ़ेंगे हम लोग पहले, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को करेंगे। तो फटाफट से पैसेज को समझ लेते हैं थोड़ा सा स्पीड में। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इज गिविंग योर बेस्ट सेल्फ टू अदर्स विदाउट रिक्वेस्ट और प्रॉमिस ऑफ रिटर्न और ऑन इन्वेस्टमेंट। जो दयालुता है वो क्या है? दयालुता का जो कार्य है वो निवेश पर रिटर्न के अनुरोध के या वादे के बिना, यानी कि हम कुछ भी रिटर्न ना करें, उसके बदले में कुछ भी ना चाहें या वादे के बिना दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। इट इज़ सिंपली डूइंग समथिंग नाइस फॉर समवन इज। यह क्या है? यह बस किसी और के लिए कुछ भी अच्छा करना है। विदाउट देम आस्किंग, बिना उसके पूछे। विदाउट यू डूइंग इट फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, बिना उसके पूछे बदले में कुछ पाने के लिए ऐसा किए बिना। मतलब इसको ना हम कुछ बदले में चाहें और ना ही कुछ पूछें उसके बिना किए हुए। बट ऑल द सेम दे कैन ब्राइटन समवन्स डे। बट ऑल द सेम, लेकिन फिर भी वे किसी दिन को रोशन कर सकते हैं। कीपिंग एन आई out for the opportunity to be kind can work wonders for a stressed out mind. Moving your focus from yourself to your place in the wider world and giving some much needed unexpected help to someone. यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? दयालु होने का जो अवसर है उस पर नज़र रखना एक तनावग्रस्त दिमाग के लिए अद्भुत काम करता है। कैसा काम करता है फ्रेंड्स? अद्भुत काम करता है। वंडर्स फॉर ए स्ट्रेस्ड, अपना ध्यान खुद से हटाकर, अपना जो ध्यान है, मूविंग योर फोकस, अपना जो ध्यान है फ्रॉम योर सेल्फ, खुद से हटा कर के टू योर प्लेस इन द वाइडर वर्ल्ड, क्या करना है? व्यापक दुनिया में अपने स्थान पर ले जा सकता है। और एंड गिविंग सम मच नीडेड, और बहुत ज़रूरी अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड हेल्प टू समवन, और किसी को बहुत ज़रूरी अप्रत्याशित मदद दे सकता है, यानी कि जो उसने एक्सपेक्ट ना की हो उस तरह की मदद दे सकता है। आई एक्सपीरियंस्ड वन सच एक्ट ऑफ काइंडनेस द अदर डे। पिछले कुछ दिनों मैंने दयालुता का ऐसा ही एक कार्य अनुभव किया। आगे है, इट वॉज ए सनी डे, एक धूप वाला दिन था, यानी कि बहुत गर्मी थी। एंड आई वॉक बैक होम आफ्टर स्कूल, और मैं स्कूल के बाद घर वापस चला गया। व्हेन आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ माई गेट, जब मैं अपने गेट के सामने खड़ा था, आई वॉज शॉक्ड टू रियलाइज डैट द हाउस की वाज मिसिंग फ्रॉम माई बैग। तो मुझे यह जानकर झटका लग गया, मैं शॉक हो गया। क्यों शॉक हो गया? कि मेरा जो बैग था जिसमें की रखी हुई थी, चाबी रखी हुई थी, वो गायब थी। जो घर की चाबी थी उसके बैग में रखी हुई थी वो गायब थी। आई हैड नो रिकलेक्शन ऑफ वेयर एंड व्हेन आई हैड टेकन इट आउट फ्रॉम माई बैग। मुझे यह भी याद नहीं था कि मैंने उसे अपने बैग से कहाँ और कब निकाला था। इट वाज ए डाइजेस्टर, यह क्या था? यह एक आपदा थी, एक कहें तो
समस्या हो गई थी। बिकॉज क्योंकि आई हैड ओनली वन की, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही चाबी थी। एंड माई पेरेंट्स हैड गॉन आउट ऑफ सिटी फॉर ए फ्यू डेज, और मेरे जो माता पिता थे वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। आई वॉक अराउंड द सोसाइटी होपिंग टू फाइंड द लॉस्ट की। मैंने क्या किया, मैं खोई हुई चाबी ढूंढने की आशा में कहाँ चला गया, सोसाइटी होपिंग, सोसाइटी में घूमता रहा। बट इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कुछ उसको जो चाबी थी मुझे नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। हैविंग नो अल्टरनेटिव आई कॉल्ड माई मॉम, कोई विकल्प नहीं था। मैंने क्या किया, अपनी माँ को कॉल किया, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। शी वॉज वेरी एनॉयड एट फर्स्ट, पहले तो वह बहुत नाराज़ हुई। एनॉयड यानी कि नाराज़ होना। एंड ब्लेम्ड मी, और मुझे लापरवाह बोला। फॉर बीइंग सो केयरलेस, मुझे लापरवाह होने के लिए मुझ पर आरोप लगाया कि मैं बहुत लापरवाह हूँ। आई वॉज इन टीयर्स एंड फेल्ट सॉरी फॉर एवरीथिंग, मैं आंसुओं में था, मेरे जो आंखें थी उनमें आंसू आ गए थे। एंड फेल्ट सॉरी फॉर एवरीथिंग, और हर उस चीज़ के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। देन माई मॉम टोल्ड मी, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा टू गो टू माई आंट्स हाउस, कि मैं अपनी आंट के हाउस पे चला जाऊँ, अपनी मौसी के घर चला जाऊँ, अपनी मौसी के घर चला जाऊँ। हु लिव्स इन अनदर ब्लॉक इन द सेम सोसाइटी, और जो उसकी मौसी थी वो कहाँ रहती हैं, जो उस सोसाइटी के दूसरे ब्लॉक में रहती हैं। आगे है, आई वॉज रेलुक्टेंट बट हैड नो चॉइस, मैं जाना नहीं चाहता था। रिलुक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक होना, यानी कि मेरी इच्छा नहीं थी। बट हैड नो चॉइस, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू स्टे देयर फॉर द नाइट, मैं अपनी रात में रुकने के लिए मौसी के घर चला गया, अपनी मौसी के यहाँ पर चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, वाइल गोइंग टू स्कूल, दूसरी सुबह क्या हुआ, जब मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते समय आई सा समथिंग शाइनिंग इन द विंडो ऑफ द, 1 मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइल गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था तो स्कूल जाते समय आई सा समथिंग, मैंने कुछ देखा। शाइनिंग इन द विंडो ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड्स रूम, क्या देखा, सिक्योरिटी गार्ड के कमरे की खिड़की में कुछ चमकता हुआ मैंने देखा। इट वाज माई लॉस्ट की, और क्या थी, यह जो थी वो मेरी खोई हुई चाबी थी। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एज आई हैड द की इन माई हैंड, जब चाबी मेरे हाथ में थी तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। द गार्ड टोल्ड मी, गार्ड ने मुझसे कहा, मुझे बताया, डैट की समवन हैड पिक्ड अप द की एंड डिपॉजिटेड इट यस्टरडे इन द ऑफिस, गार्ड ने मुझे बताया कि कल किसी ने चाबी उठाकर जो कार्यालय था उसमें जमा कर दी थी। Though nothing unusual, it means so much to me. Though nothing unusual, लेकिन मेरे लिए यह मायने नहीं रखता था। It meant so much to me. I cannot express my thanks to the person. मैं उस व्यक्ति को अपना धन्यवाद व्यक्त नहीं कर सकता। Who helped me to get my key back, जिसने मेरी चाबी वापस पाने में मेरी मदद की थी। But I can pass on this act of kindness by following in her steps to help others, लेकिन मैं दूसरों की मदद करने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करके दयालुता का यह कार्य आगे बढ़ा सकता हूँ। Students, so that being kind actually makes you happy as it realizes endorphins and lights up the pleasure and reward centers in your brain. जो स्टूडेंट्स हैं, जो अध्ययनों से पता चलता है, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टडीज है, स्टडीज से पता चलता है, अध्ययन से पता चलता है कि शो दैट बीइंग काइंड, दयालु होना, एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी, वास्तव में आपको खुश करता है। एज, क्योंकि इट रिलीज एंड्रोफिन्स, क्योंकि एंड्रोफिन जारी करता है। एंड लाइट्स अप द प्लेजर एंड रिवार्ड सेंटर्स इन योर ब्रेन,
और आपके मस्तिष्क में खुशी और नाम केंद्रों को रोशन करता है। टेक ए टिनी पोर्शन ऑफ योर डे, अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा लो। ए स्माइल ऑन समवन्स फेस, किसी के चेहरे पर मुस्कान के लिए, यानी कि अपने पूरे दिन का एक छोटा सा हिस्सा किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए निकालें। ये था छोटा सा पैराग्राफ। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नरेटर इज ट्रू, नरेटर के बारे में कौन से कथन सही है। नंबर 1, ही केम फ्रॉम ए रिच फैमिली, he came from a rich family. 2, he lived near his school. 3, his parents were teachers. 4, his aunt also worked in school. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, he lived near his school। वह जो था वह अपने स्कूल के पास में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन है, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस मीन्स टू बी नाइस टू समवन हो। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का जो कार्य है उसका अर्थ है टू बी नाइस टू समवन, दूसरे के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ देना, यानी कि दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना। हु इज इन नीड। नंबर 2, इज स्ट्रेस्ड आउट। 3, कैन रिपीट लेटर। 4, मे बी अननोन टू यू। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा हु कैन रिपीट लेटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इसको वापस लौटा सके। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पैसेज वी कैन इन्फर डैट द, फ्रॉम द पैसेज से हम अनुमान लगा सकते हैं। नंबर 1, नरेटर वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। 2, नरेटर्स aunt did not live with them. 3, narrator's parents were to return the next day. 4, God was an old man। तो पैसेज से हम पता लगा सकते हैं कि जो नरेटर की माँ आंट थी, यानी कि वो मौसी थी, वो डिड नॉट लिव विद देम, उसके साथ नहीं रहती थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द राइटर वॉज डैश ऑन फाइंडिंग हिज की द नेक्स्ट डे। नंबर 1, एंक्सियस, 2, फ्रेटेंड, 3, स्ट्रेस्ड आउट, 4, इलेटेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द राइटर वॉज इलेटेड ऑन फाइंडिंग हिज की द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 मिनट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों को पढ़िए। कथन ए है, द राइटर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज आंट, जो राइटर था वह अपनी मौसी को बहुत पसंद करता था। ए वाला गलत है, वो जाना नहीं चाहता था वहाँ पर। बी है, द राइटर इज श्योर टू हेल्प अदर्स इन नीड हैंस फोर्थ, जो राइटर था वो श्योर था, निश्चित पूरी तरह से श्योर हो गया था टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करने से लिए जो अब से ज़रूरत है। उसने राइटर श्योर था कि अब से दूसरों की सहायता करने ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है, बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज यूज्ड एन। टेक ए टिनी पोर्शन, एक छोटा सा भाग निकालें। नंबर 1 एडजेक्टिव, 2 एडवर्ब, 3 वर्ब, 4 नाउन। तो ये किस रूप में आया है फ्रेंड्स? ये आया है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन आई स्टूड इन फ्रंट, जब मैं सामने खड़ा था। इन पारा 2 में इज यूज्ड ए एंड क्लाउज। तो यहाँ पर ये कौन सा क्लाउज है? एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, नाउन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज? तो ये जो क्लाउज है फ्रेंड्स ये है एक एडवर्ब क्लाउज। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 है, एंडोर्फिन्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज इन पेन
और इज स्ट्रेस्ड आउट। दूसरा है दे आर रिलीज्ड ओनली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। 3 एन एक्ट ऑफ काइंडनेस सेंड्स पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू योर ब्रेन। और चौथा है दे कैन एक्ट एज ए स्ट्रेस क्रिएटर्स। तो यहाँ पर जो गलत कथन पूछा है तो गलत कथन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। दे आर रिलीज्ड, वे तब रिलीज होते हैं ओनली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस की स्थिति में होते हैं तब। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ से हमारा सेकंड पैराग्राफ शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए सेकंड पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को करेंगे। नंबर 1 है इसमें, वन नोज, कोई जानता है, डेट द ताज इज एमोंगेस्ट द वर्ल्ड्स वंडर, जो ताज है वो दुनिया के आश्चर्यों में से एक है। इट इज़ वन एमोंगेस्ट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यह यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है स्थल है उनमें से एक है। इट इज़ ए लीजेंड ऑफ इटर्नल लव ऑफ एन एम्परर फॉर हिज फेवरेट क्वीन, यह क्या है, यह एक सम्राट के अपनी पसंदीदा रानी के प्रति शाश्वत प्रेम को दर्शाता है या फिर किवंदित करता है। इट इज़ ए सैड एंड ब्यूटीफुल लव स्टोरी, यह एक दुखद और सुंदर प्रेम कहानी है। इफ़ इट डिड नॉट एग्जिस्ट, यदि यह अस्तित्व में नहीं था। वी वुड ईजली इमेजिन, हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं। डैट की द स्टोरी ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन वाज सिंपली ए फेयरी टेल, जो कहानी है हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि इसके निर्माण की जो कहानी है बस एक परी की कथा थी। इसके निर्माण की कंस्ट्रक्शन यानी कि होता है निर्माण, और फेयरी टेल यानी कि परी की कहानी। मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, देयर लिव्ड एन एम्परर कॉल्ड शाहजहाँ, शाहजहाँ नाम का एक सम्राट रहता था। हुज वाइफ वाज ए ब्यूटीफुल एंड ब्राइट वुमेन, जिसकी पत्नी एक सुंदर और उज्ज्वल महिला थी। whom he loved greatly, जिसे वह बहुत प्यार करता था। हर टाइटल वाज मुमताज़ महल, उसे जो नाम था उसका वो था मुमताज़ महल। विच इज़ ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ताजमहल मीनिंग प्राइड ऑफ द पैलेस। मुमताज़ महल उसका नाम था, जो ताजमहल का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है महल का गौरव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 1630 दिस बिलव्ड वाइफ ऑफ द एम्परर डेड। 1630 में, सन 1630 में सम्राट की जो ये पत्नी थी इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज सो हर्ट ब्रोकन, वह जो उसका दिल था वह टूट गया था। डैट, इतना टूट गया डैट की ही थॉट ऑफ गिविंग अप हिज थ्रोन, कि उसने अपना सिंहासन छोड़ने के बारे में सोच लिया। थ्रोन यानी कि सिंहासन। आउट ऑफ लव फॉर हिज वाइफ, आउट ऑफ लव फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रेम के लिए या प्रेम के कारण ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, निर्णय लिया टू बिल्ड फॉर हर द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम्ब। क्या निर्णय लिया, एक अच्छा सा अब तक का सबसे सुंदर मकबरा बनवाने का। डेट हैड एवर बीन बिल्ड, जो अब तक नहीं बना था। उसने एक मकबरा अब तक का सबसे अच्छा बनवाने का निर्णय लिया। ही प्लान्ड टू बिल्ड ए यूनिक मोनूमेंट एंड फॉर दिस ही समॉन्ड द बेस्ट आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स फ्रॉम इंडिया। उसने क्या किया, उसने एक अद्वितीय स्मारक बनाने की योजना बनाई। प्लान टू बिल्ड ए यूनिक मोनूमेंट, मोनूमेंट मीन्स होता है स्मारक, और अद्वितीय यानी कि दुर्लभ या अद्वितीय बोलते हैं फ्रेंड्स यूनिक को। एंड फॉर दिस, और इसके लिए ही समॉन्ड, उसने बुलाया, किसको बुलाया, भारत और तुर्की से, भारत, तुर्की, पर्सिया एंड अरबिया, भारत से, तुर्की से, फारस से और अरब से सर्वश्रेष्ठ कलाकारों और वास्तुकारों को। एंड फाइनली, और अंत में, ए डिजाइन वाज प्रिपेयर्ड एज पर द एम्परर्स विशेज, और अंत में क्या हुआ, बादशाह जो थे, सम्राट जो थे, उनकी इच्छा के अनुसार एक डिज़ाइन तैयार किया गया। इट टूक मोर देन 20,000 मैन who worked over a period of 80 years to build one of the most beautiful buildings in the world.
दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक को बनाने के लिए 20,000 कितने फ्रेंड्स 20,000 से अधिक लोग 20,000 मैन अधिक लोगों ने कार्य किया। हु वर्कड ओवर ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स कितने साल तक लगभग 18 सालों की अवधि तक उन लोगों को काम करना पड़ा था। आगे है द ताज हैज ए पथवे बिसाइड द रिफ्लेक्टिव पूल विथ फाउंटेन्स अप टू द मौसोलेम created in soft and pure marble and jeweled with semi-precious stones, wherein the serenity of paradise rest the queens in peace। ताज में क्या था? नरम और शुद्ध संगमरमर से बने और अर्ध कीमती पत्थरों से जड़ित मकबरे तक फव्वारों के साथ प्रतिबिंबित पूल के बगल में एक रास्ता है जहाँ जो स्वर्ग है वेयर इन द सेरेनिटी जहाँ ऑफ पैराडाइज रेस्ट द क्वीन इन पीस जहाँ पर स्वर्ग की शांति में रानी शांति से विश्राम करती हैं। वन कैन एंजॉय हेयर द ग्रेस ऑफ परफेक्शन ऑफ प्रपोर्शंस एंड ग्रैंड्योर ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ वेल अपॉइंटेड गार्डन्स इन्हेंसिंग द पॉइज ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स। कोई भी यहाँ पर अनुपात की पूर्णता की कृपा और अच्छी तरह से नियुक्त बगीचों के ज्यामितीय पैटर्न ज्योमेट्रिकल पैटर्न की जो ज्यामितीय पैटर्न है उसकी भव्यता का आनंद ले सकता है। ग्रैंड्योर यानी कि भव्यता का आनंद भव्यता। दे एड मैग्निफिसेंस टू द डेलिकेसी ऑफ दिस मोनूमेंट ऑफ लव डेडिकेशन एंड प्योरिटी। वे जो है प्रेम यह जो है पूरे परिसर को शांति से बढ़ाता है। दे एड मैग्निफिसेंस टू डेलिकेसी ऑफ द मोनूमेंट ऑफ लव क्या है? प्रेम समर्पण और पवित्रता के इस स्मारक की सुंदरता में भव्यता जोड़ते हैं। आगे है द एम्परर प्लान टू बिल्ड एन आइडेंटिकल टॉम ऑफ ब्लैक मार्बल फॉर हिमसेल्फ ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। सम्राट ने अपने लिए काले संगमरमर की ब्लैक मार्बल यानी कि काले संगमरमर की एक समान कब्र बनाने की योजना बनाई। हाउएवर हिज सन पुट हिम into prison long before he could get the tomb finished। क्या हुआ था फ्रेंड्स? नदी के दूसरी ओर हालांकि उसके बेटे ने क्या किया, उसे मिलने से बहुत पहले ही जेल में डाल दिया। So for many long years till his death उसकी मृत्यु के सो फॉर मैनी लॉन्ग ईयर्स यानी कि उसकी मृत्यु के बहुत समय पहले ही कुड सिंपली गेज अक्रॉस द रिवर एट द टॉम ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ। इसलिए कई वर्षों तक अपनी मृत्यु तक वह बस उस पार देख सकता था उसकी प्यारी पत्नी की कब्र पर नदी। तो फ्रेंड्स ये था पैराग्राफ। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नंबर 1 ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा है द ताज इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तीसरा है द रियल नेम ऑफ शाहजहां वाइफ वाज मुमताज महल इन हुज मेमोरी द ताजमहल वाज बिल्ट। और चौथा है ताजमहल रिप्रेजेंट्स ए सैड एंड ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द रियल नेम ऑफ शाहजहां वाइफ वाज मुमताज महल इन हुज मेमोरी द ताज वाज बिल्ट। जो रियल नाम था शाहजहां की वाइफ का वो मुमताज महल था और उसकी याद में ताजमहल बनाया गया था। ये कथन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नंबर 1 the tomb was built by West Indian architects. 2 it was built in after 1630. 3 its pathway is jeweled with precious stones. 4 it was built quickly owing to the efforts of the emperor. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 it was built after 1630। 1630 के बाद ये जो था ये बनाया गया था क्योंकि 1630 में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों को पढ़िए। कथन ए है 20,000 मैन वर्कड फॉर 18 ईयर्स टू बिल्ड द ताजमहल। 20,000 मैन आदमियों ने काम किया था 18 साल तक ताजमहल को बनाने के लिए। और दूसरा है द एम्परर डेड सून आफ्टर ताजमहल वाज बिल्ट। ताजमहल बनने से पहले ही जो एम्परर था वह मर गया था। तो चौथा बी वाला जो है वो गलत है और ए वाला जो है वो सही है। लगभग 18 साल तक कार्य किया था और कितने लोगों ने कार्य किया था? लगभग 20,000 लोगों ने कार्य किया था। तो यहाँ पर ए वाला सही और बी वाला गलत, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एम्परर नंबर 1 वाज किल्ड बाई हिज सन, 2 वाज लव्ड बाई हिज फैमिली, 3 डेड इन प्रिजन, 4 बिल्ट एन आइडेंटिकल टॉम्ब फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 डेड इन अ प्रिजन। जेल में मर गया था, जो एम्परर था वो जेल में ही मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समवन इन पारा टू मीन द सेम। समवन का यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है। नंबर 1 अनाउंस, 2 सेंट फॉर, 3 एज्योर्ड, 4 कन्वेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 सेंट फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ग्रैंड्योर इन ग्रैंड्योर ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज यूज्ड इज ए एन। तो यहाँ पर जो ग्रैंड्योर है वो किस रूप में आया है? नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में या वर्ब के रूप में? तो यहाँ पर इसका यूज हुआ है नाउन के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यूनिक इन पारा टू मीन्स द सेम एज। यूनिक का यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है फ्रेंड्स। नंबर 1 यूजुअल, 2 एक्सक्लूसिव, 3 रेगुलर, 4 स्टैंडर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक्सक्लूसिव। दुर्लभ या फिर एक्सक्लूसिव मीन्स हो जाता है आपका अनन्य या फिर दुर्लभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर स्टार्टिंग ए चैप्टर द टीचर इज एनकरेजिंग लर्नर्स टू गैस व्हाट विल बी देयर इन द चैप्टर बेस्ड on clues such as illustrations, titles, subtitles, etc. He is encouraging students to। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो टीचर है वो प्रोत्साहित करती है अपने लर्नर्स को टू गैस कर किस लिए? गैस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए। व्हाट विल बी देयर इन द चैप्टर। चैप्टर में क्या हो सकता है, मतलब जैसे कि उसका टाइटल क्या हो सकता है, सब टाइटल क्या हो सकता है, ये सब गैस करने के लिए कहती है। ही इज इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू। तो वह अपने छात्रों को प्रोत्साहित करती है। नंबर 1 प्रेडिक्ट करने के लिए, 2 इन्फर करने के लिए, 3 समराइज करने के लिए, 4 इंटरप्रेट करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेडिक्ट करने के लिए यानी कि भविष्यवाणी करने के लिए यानी कि प्रेडिक्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द टीचर नोटिस दैट अंकिता कैन नॉट राइट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज। टीचर नोटिस करती हैं कि जो अंकिता है वो ग्रामेटिक रूप से, व्याकरणिक दृष्टि से जो सेंटेंस है वो गलत लिख रही है, ठीक से नहीं लिख रही है, नहीं लिख सकती है। हाउएवर फिर भी सी राइट्स देम when the teacher assists her in her work। she writes them, फिर भी वह उसको लिखती है when the teacher assists her in her work, क्योंकि वह टीचर जो है उसको वर्क में देती है। दिस असिस्टेंस इज कॉल्ड। तो यह जो असिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? नंबर 1 काउंसलिंग, 2 फीडबैक, 3 स्कैफोल्डिंग, 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यह कहलाता है फ्रेंड्स स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। which one of the following is not true about effective assessment in language। भाषा में प्रभावी मूल्यांकन के बारे में कौन सा सही नहीं है? यूजिंग समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द सेशन, 2 गिविंग फोकस्ड फीडबैक टू चिल्ड्रन, 3 इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन themselves in assessment and target setting, 4 ड्राइंग फ्रॉम ए रेंज ऑफ असेसमेंट एविडेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूजिंग समेटिव असेसमेंट इन द एंड ऑफ द सेशन। ये जो है ये गलत है कि सत्र के अंत में जो है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये वाला ऑप्शन नंबर 1 गलत है क्योंकि यहाँ पर गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है
एज पर डैश सोशल इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। एज पर सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया इज इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। किसके अनुसार जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सामाजिक अंतःक्रिया है, वो भाषा सीखने में महत्वपूर्ण है। नंबर 1 B.F. स्किनर, 2 लेव वाइगोस्की, 3 जीन पियाजे, 4 H. गार्डनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। टू एसेस रीडिंग स्किल ए लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। टू एसेस रीडिंग स्किल ए लैंग्वेज टीचर, जो एक भाषा शिक्षक हैं, वो रीडिंग स्किल को आगे बढ़ाने के लिए मतलब डेवलप करने के लिए शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस, तो उस टीचर को किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नंबर 1 डिकोडिंग द टेक्स्ट रीड, 2 फोनेमिक अवेयरनेस, 3 रीडिंग फ्लुएंसी, 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गुरमीत ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 सेड। गुरमीत क्लास 6 की स्टूडेंट कहती है आई एम गुड एट रीडिंग, मैं रीडिंग यानी कि पढ़ने में अच्छी हूँ, बट नॉट एट राइटिंग, लेकिन लिखने में अच्छी नहीं हूँ। एज आई मेक स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि मैं स्पेलिंग में मिस्टेक करती हूँ। दिस असेसमेंट इज, ये जो मूल्यांकन है, नंबर 1 असेसमेंट ऑफ लर्निंग, 2 असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग, 3 असेसमेंट एज लर्निंग, 4 असेसमेंट इन लर्निंग। तो यह जो मूल्यांकन है वो है, कौन सा मूल्यांकन है फ्रेंड्स ये? तो ये मूल्यांकन है असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के लिए सीखने के बारे में आकलन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू क्विकली ग्लांस थ्रू द टेक्स्ट टू गिव ए टाइटल टू द आर्टिकल ऑन विच रीडिंग स्ट्रेटजी इज शी फोकसिंग। ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, जो ए टीचर है अपने स्टूडेंट से कहती है क्विकली ग्लांस देखने के लिए जल्दी से, थ्रू द टेक्स्ट के माध्यम से, टू गिव ए टाइटल ऑफ द आर्टिकल के टाइटल को देने के लिए। ऑन विच रीडिंग स्ट्रेटजी में सी इज फोकसिंग, वे फोकस करती है। नंबर 1 स्कैनिंग पर, 2 स्किमिंग पर, 3 कंपेयरिंग पर, 4 कनेक्टिंग पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्किमिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ कैन अ टीचर डेवलप गुड राइटिंग स्किल इन द बिल्डिंग वर्डिंग राइटर्स। किस प्रकार एक टीचर अच्छे लेखन कौशल को विकसित कर सकती है वर्डिंग राइटर्स में, यानी कि जो राइटर बच्चे हैं जो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, उनमें। नंबर 1 बाई गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉपिक एंड वर्ड लिमिट, 2 बाई प्रेजिंग लर्नर्स व्हाट दे डिड वेल एंड मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट्स टू इम्प्रूव फर्दर, 3 बाई आस्किंग लर्नर्स टू राइट इन ए गुड हैंड राइटिंग, 4 बाई गिविंग लर्नर्स डिटेल्ड फीडबैक ऑन ग्रामेटिकल एरर्स ओनली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाई प्रेजिंग लर्नर्स की प्रशंसा करके, व्हाट दे डिड वेल जो भी उन्होंने किया है, एंड मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट्स और अच्छे कमेंट करके, टू इम्प्रूव फर्दर उन्हें आगे इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में यानी कि रचनावादी कक्षा में जो लैंग्वेज लर्निंग है, भाषा सीखना है, शुड बी बेस्ड ऑन, वह आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? नंबर 1 ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स, 2 द ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक बाय द टीचर, 3 लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क, 4 द assumption that language can be learned by the teachers interventions and transactions in the classroom। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिक आइटम्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड वाला आंसर होगा लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को यानी कि पिछले ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करके देयर नॉलेज न्यू नॉलेज उनके नए ज्ञान में, यूजिंग ऑथेंटिक टास्क को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द एलिमेंट्री स्टूडेंट्स आर गिवन 2 बुक्स, one of them is textbook and another one is the supplementary reader। एलिमेंट्री स्टूडेंट्स को 2 बुक्स दी गई,
पहली टेक्स्ट बुक दी गई और दूसरी सप्लीमेंट्री रीडर दी गई। द पर्पस ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर इज़ टू प्रमोट। सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या प्रमोट करना है। नंबर 1 एकेडमिक स्किल्स, 2 इंटेंसिव रीडिंग, 3 मोरल रीडिंग लर्निंग, 4 एक्सटेंसिव रीडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक्सटेंसिव रीडिंग को प्रमोट करना होगा सप्लीमेंट्री रीडर का उद्देश्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ए टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड गेव देम ए स्टोरी टू रीड। एक टीचर स्टूडेंट्स को ग्रुप में समूह में विभाजित कर देती है, बांट देती है और एक स्टोरी पढ़ने को देती है। ही देन आस्क्ड देम टू इमेजिन, डिस्कस एंड फाइनलाइज एन अल्टरनेटिव एंडिंग टू द स्टोरी। और वह कहती है उनसे इमेजिन कल्पना करने के लिए, डिस्कस करने के लिए और उसका एंडिंग की स्टोरी को फाइनलाइज करने के लिए, बताने के लिए। थ्रू दिस टास्क द टीचर इज डेवलपिंग देयर। इस टास्क के द्वारा जो टीचर है वो विकसित कर रही है उनके कंट्रोल्ड राइटिंग को, गाइडेड राइटिंग को, क्रिएटिव राइटिंग को या प्रोडक्ट राइटिंग को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रिएटिव राइटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वाइल टीचिंग लैंग्वेज स्टोरी टेलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। टीचिंग लैंग्वेज भाषा सिखाने के दौरान या भाषा सिखाते समय स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाना प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टोरी टेलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है विथ रेस्पेक्ट टू स्टोरी टेलिंग के लिए। नंबर 1 इट क्रिएट्स फन इन द क्लास, 2 इट प्रेजेंट्स लैंग्वेज एज ए होल, 3 इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज एमंग द स्टूडेंट्स, 4 इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स वोकेबलरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 इट प्रेजेंट्स लैंग्वेज एज अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which approach to language teaching learning advocates language use a major aspect of language learning? Number 1 grammar translation method, 2 direct method, 3 communicative approach, 4 structural approach. Which approach to language teaching learning? भाषा सीखने सिखाने का जो अप्रोच है एडवोकेट्स लैंग्वेज में, लैंग्वेज को एडवोकेट करता है यूज करने के लिए एज ए मेजर एस्पेक्ट, एक मेजर एस्पेक्ट के रूप में ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये जो कौन सा अप्रोच है ये है कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ए लैंग्वेज क्लास इज टू। फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो भाषा की कक्षा में उद्देश्य है वह है नंबर 1 क्लासीफाई लर्नर्स एज लो एंड हाई अचीवर्स, 2 provide qualitative feedback to learners, 3 find out the student who is most proficient in the language class, 4 assess the rating of the child on the basis of the other student performance। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 provide qualitative feedback to learners। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।